आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 3। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिज्म का बेसिक हम लोग इस क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है। रेगुलर क्लासेस में बेसिक भी आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म का बेसिक क्या है। हम लोग आगे की बात करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि मैग्नेटिज्म के बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपके पास होगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, स्टार्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब किसी कंडक्टर में, मान लिया ये कंडक्टर है, करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होना क्या होता है भाई? यहाँ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ये मूव करते हुए इधर जा रहा है विद सम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसी को तुम लोग करंट बोलते हैं। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुकी है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। इसकी डिस्कवरी की थी ऑर्स्टेड ने। करंट कैरिंग कंडक्टर develops magnetic field around wire. This discovered by ऑर्स्टेड। ठीक है, तो कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिर्फ नाम पूछा जाता है किसने डिस्कवर किया था, तो आपको नाम याद रहना चाहिए, ऑर्स्टेड। हांस हेनरी ऑर्स्टेड इनका पूरा नाम था। डायरेक्शन क्या होता है करंट का, इसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको आगे बढ़ाया था बायो सेवर्ट ने, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग पढ़ेंगे इसको। बायो सेवर्ट लॉ, इसको बियोट सावर्त लॉ भी बोला जाता है। बियोट सावर्त लॉ या बायो सेवर्ट लॉ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बोल सकते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इसकी स्टडी और आगे की है डिटेल में, तो इन्होंने अपने लॉ बनाए। क्या लॉ बनाया देखिए, ये मान लिया एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई मान लेते हैं, तो ये अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर लेगा, जो है जनरेट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डिस्कवरी ऑर्स्टेड कर चुके थे। अब इन्होंने बताया कि मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, पॉइंट पी इसको हम बोल देते हैं, तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसको मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो उन्होंने लॉ दिया उसी को बोलते हैं बायो सेवर्ट लॉ। अब इस पी पॉइंट के बारे में क्या क्या इन्होंने बताया, देखिए ये पी पॉइंट जो है इस वायर से कितना दूर है, इसकी बात इन्होंने नहीं की है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ये वायर तो भाई बहुत लंबा हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई वायर में छोटा सा आप एक कट ले लीजिए, कट मान लीजिए, वो छोटा सा जो कट होगा, मान लो हमने यहाँ पे छोटा सा कट ले लिया, एक ये कट ले लिया। ठीक है, ये कट लिया है छोटा सा। इस छोटे से कट की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसको हम लोग डीएल बोलेंगे, डीएल। ये डीएल लेंथ हो गई। ठीक है, ये एक्चुअल में इस वायर का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा कटा हुआ पार्ट है, जिसकी लेंथ इतनी है कि लगभग ज़ीरो है।
डेरिवेटिव की लैंग्वेज में इसको लगभग ज़ीरो बोलेंगे, ज़ीरो नहीं है लेकिन लगभग ज़ीरो है, 0.00000, जहाँ तक आप ज़ीरो सोच सकते हैं वहाँ तक लास्ट में जाके 1 लगा दीजिए, इतना छोटा है ये। तो जब इस dl इस छोटी सी लेंथ को हम इसके करंट से, भाई जो करंट आई ऊपर जा रहा है इधर जा रहा है वो इसमें भी जा रहा होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे, इसको बोलेंगे करंट एलिमेंट। क्या बन गया ये? करंट एलिमेंट। इस छोटे से करंट एलिमेंट से, इस छोटे से करंट एलिमेंट से इस पॉइंट की एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मान लिया r है, स्मॉल r है, और इस करंट एलिमेंट से इसका जो एंगल बन रहा है उसको हमने बोल दिया थीटा है। तो बायो-सेवर्ट ने ये बताया कि इस करंट एलिमेंट की वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी बहुत छोटी सी, मतलब dB। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं, तो छोटी सी वैल्यू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की आएगी। छोटी सी क्यों? क्योंकि वो छोटे से, इस वायर के छोटे से पार्ट की वजह से है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो dB होगी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी इस करंट एलिमेंट इनटू साइन ऑफ एंगल। ये जो एंगल है इनके बीच का, ये किसके किसके बीच का एंगल है? ये करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल है, ध्यान रखना है। करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल है, आर मतलब इसका पोजीशन है, पॉइंट पी की पोजीशन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगी इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों को मिलाएंगे तो हमको मिलेगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनेट का साइन हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट होगा म्यू अपॉन 4 पाई। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से हम म्यू नॉट लिखे दे रहे हैं, आपके सिलेबस में म्यू नॉट है। ठीक है, एक्चुअल में होता म्यू अपॉन 4 पाई ही है। IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो है हमको बताएगा इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे अगर पूरे वायर की वजह से चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे पूरा B मिल जाएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, वो कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे बाद में आगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फार्मूला ये है जो हमें याद रखना है। तो बायो-सेवर्ट ने हमको ये बताया है कि इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा। IDL मतलब क्या? करंट एलिमेंट इनटू साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सा है। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्मूले को कंपेयर करना चाहें तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन से। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको याद होगा, किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो हमारे पास ये चार्ज है Q, ये पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से R है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? ये थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए ये तो कांस्टेंट वाला पार्ट है, तो इसमें कांस्टेंट क्या है? इसमें कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें कांस्टेंट था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इनटू यहाँ पे क्या है? Q। यहाँ पे वो है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, सॉरी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो कॉज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, और यहाँ पे भी वो कॉज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है। यहाँ पे क्या कॉज है? यहाँ पे कॉज है ये, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? करंट एलिमेंट IDL। यहाँ पे वो कॉज है। डिवाइड में क्या है? आर स्क्वायर, यहाँ पे भी डिवाइड में आर स्क्वायर है, तो लगभग दोनों सेम है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या है? साइन थीटा है, एंगल है। इसमें एंगल बनता नहीं था, इसमें एंगल नहीं होता था, स्ट्रेट लाइन होता था। हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स था, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, तो यहाँ पे एंगल नहीं था, लेकिन यहाँ पे एंगल है। ठीक है, बस यहाँ पे साइन थीटा एक्स्ट्रा में है। तो ये एक सिमिलैरिटी मैंने दोनों को भी बता दी है कि आप इस तरीके से याद रख सकते हैं दोनों का क्या है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं
10⁻⁻7 होती है, याद रखना है, बहुत सिंपल सी होती है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे जो म्यू है उसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। ऑफ मीडियम। ओके, परमिएबिलिटी का मतलब सिंपल, जैसे परमिटिविटी था वैसे ही परमिएबिलिटी। यहाँ पे परमिएबिलिटी का मतलब सिंपल सा है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अलाउज और डिसअलाउज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को उसमें जाने के लिए अलाउ करेगा या ना अलाउ नहीं करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा या वीक करेगा, ये उस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था। ठीक है, तो हम सीधे सिंपल से यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which affect the magnetic field। ये मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करती है। इसी में इसका यूनिट अगर देखना चाहें हम लोग, तो यूनिट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। यूनिट हमारा यहीं से आ सकता है, इसके फार्मूले से देखिए हमारा फार्मूला क्या बना, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बना है। हमको इसकी वैल्यू चाहिए म्यू नॉट की, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा डी एल इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 पाई अपॉन आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, अब हमको यूनिट चाहिए इसका। डी एल क्या है, लेंथ, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। आर क्या है, ये भी लेंथ है, ये भी डिस्टेंस है, इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर, तो ये भी हो गया मीटर, मीटर स्क्वायर। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, उसका यूनिट नहीं होता है। आई क्या है, करंट, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। डी एल क्या है, फिर से लेंथ है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, साइन थीटा क्या है, ये भी एंगल है, यूनिट लेस होता है। मीटर से मीटर कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। तो इसका यूनिट हमारा क्या बन गया, मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। ठीक है, डायमेंशन अगर हमको लिखना होगा तब तो और आसान हो जाएगा। ये मीटर का डायमेंशन L2 A-1, ये इसका डायमेंशन हो गया। स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और सिर्फ पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती, ओनली पॉजिटिव। ठीक है, इसमें हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी को आप लोग लिख सकते हैं म्यू आर करके, जो सिंबल लिखा है उसको म्यू बोलते हैं, तो ये म्यू आर हो गया। सिंपल सा इसका लॉजिक भी वही है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू अपॉन म्यू नॉट लिखा हुआ है ये। ठीक है, ठीक, म्यू अपॉन म्यू नॉट लिखा हुआ। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू की वैल्यू म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिखी जा सकती है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो एक्चुअल में ये है, डी बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग म्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे म्यू को लिखा जा सकता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब म्यू आर की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए 1 होती है। ठीक है, तो फॉर फ्री स्पेस म्यू आर इज इक्वल टू 1 कैसे होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई। अगर फ्री स्पेस के लिए निकालना है तो मुझे ऊपर भी म्यू नॉट रखना पड़ेगा, तो म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो म्यू आर की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए 1 होती है।
तो हमारा जो dB है वो फ्री स्पेस के लिए आ जाएगा μ0/4 जो फार्मूला बना है हमारा IDL sin θ/r²। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाएंगे आप कभी, तो फार्मूला तो हमारा एक्चुअल ये होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा फ्री स्पेस ही हो, मीडियम कुछ भी हो सकता है, उसका μr हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। वैसे तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, ये वाला है फ्री स्पेस के लिए। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, तो उसके लिए टी लिखना चाहें पूरा तो TSLA टेस्ला। एक और होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो हम लोग आगे देख लेंगे, दोबारा आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यूनिट में अलग से लिख देता हूँ, यूनिट इज टेस्ला। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, डायरेक्शन इसके पास होता है, किस तरफ डायरेक्शन होता है बात उसकी करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन किस तरफ होता है, देखिए डायरेक्शन के लिए कहाँ गया ये, डायरेक्शन के लिए हमारे पास, आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, तो वेक्टर में हमारे पास राइट हैंड पाम रूल होता है, राइट हैंड कर्ल रूल भी होता है। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, अभी आपको मैं बताता हूँ दोनों। देखिए देखिए हमारा ये पाम होता है। अच्छा, आप कैमरे की तरफ देख लीजिए तो यहाँ से अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहले यूज़ करना हमको राइट हैंड पाम रूल है, तो ये राइट हैंड मेरा, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है, इसको आपको ऐसे रखना है यूँ, ये राइट हैंड हो गया हमारा। अब इसमें जो उंगलियां हैं हमारी और जो अंगूठा है, ये अंगूठा आपका करंट बताएगा, थंब आपका करंट की डायरेक्शन की तरफ है, और ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए ये एल बनना चाहिए ऐसे पूरा, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ऐसे। अब ये जो आपका अंगूठा है ये आपके करंट के डायरेक्शन के लिए है, ठीक है, या आप डीएल का डायरेक्शन बोल लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन देखिए डीएल के पास होता है, करंट नहीं के पास नहीं होता है, लेकिन हम लोग डीएल का जो डायरेक्शन है उधर ही ले लेते हैं जिस तरफ करंट होता है। ठीक है, तो आप करंट के डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे को रखेंगे और उंगलियों को हमेशा उधर ले जाएंगे जिस तरफ पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। तो जब लेकर जाएंगे तो आपकी हथेली, आपका ये पार्ट जिस तरफ फेस करेगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, सिंपल सा है। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले इस वाले केस में देखूं जो मैंने बनाया हुआ है, हाँ ये वाले केस में देखूं, तो मैंने अगर अपने अंगूठे को रखा है डीएल की तरफ, तो मेरा पी जो है वो है इस तरफ। ठीक है, पी मेरा है राइट की तरफ। जब पी मेरा राइट की तरफ है तो अपनी उंगलियों को मैं राइट की तरफ ले जाऊंगा, तो मेरी हथेली किस तरफ फेस कर रही है, इन साइड फेस कर रही है, इन साइड फेस कर रही है। इस बात का मतलब क्या हो गया कि इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो मैं उसके लिए लगा दूंगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है गोइंग इनसाइड। गोइंग इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन गोइंग इनसाइड। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ होता, मान लो यहाँ पे पॉइंट होता, मान लो तो वो पॉइंट क्यू है, ठीक है, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, तो अपने अंगूठे को मैंने किस तरफ किया, करंट की तरफ किया। ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट किस तरफ है, अब की बात इस तरफ है, पीछे है, तो ऐसे नहीं जाना है, उंगलियों को ले जाना है, तो घुमाना पड़ेगा हमें ऐसे। तो अब हम ऐसे यूँ जाएंगे, अब इधर जाएंगे तो मेरी हथेली किस तरफ फेस करेगी, बाहर की तरफ फेस कर रही है, और अब बाहर की तरफ फेस कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी यहाँ पर बाहर की तरफ हो जाएगी, और उसके लिए मैं लगाऊंगा डॉट। अब डॉट का मतलब क्या होता है, कमिंग आउटसाइड। ठीक है, डॉट का मतलब क्या है, कमिंग आउटसाइड। क्रॉस का मतलब क्या है, गोइंग इनसाइड। और राइट हैंड का इस्तेमाल करना याद रखिएगा। मैंने कौन सा रूल लगाया है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल,
ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, palm shows the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पाम शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो हो गया हम लोग किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लेंगे। अगर आपने थोड़ा सा समझा होगा इस बात को तो आपने देखा होगा कि हमारा जो पाम है, हमारा जो पाम है वो हमेशा ही आर के साथ परपेंडिकुलर है, जिधर भी आर था उसके साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, आर के साथ भी परपेंडिकुलर है और करंट के साथ भी परपेंडिकुलर है, दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो आप सीधे ये भी लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ या टू द डायरेक्शन ऑफ आर एंड डी एल। ठीक है, मैंने आर एंड डी एल अलग अलग लिख दिया है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्लेन ऑफ डी एल एंड आर। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सीधे सिंपल से याद रखिए, जिधर भी आर होगा उसके परपेंडिकुलर, आपको डी एल वी एल को देखने की जरूरत ही नहीं है, आर के हमेशा परपेंडिकुलर जो भी आर होगा। अब देखिए इस केस में क्या है, आर मतलब ये देखिए ये आर है, ये आर का डायरेक्शन है, तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, या तो इनसाइड होगा या तो आउटसाइड होगा। आर जो है वो इस पेपर पे बना हुआ है ना, तो इस आर का आर जो है इस प्लेन में है, इस पेपर के प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर किधर आएगा, इसका परपेंडिकुलर आएगा या तो इसके अंदर या तो इसके बाहर। तो इसलिए इसके अंदर आया या तो इसके बाहर आया। ठीक है, अब आप दोनों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे हम जो कहना चाह रहे हैं। आपका डीएल और आर दोनों ही इस प्लेन के अंदर बना हुआ है, इस पेपर पे, इस बोर्ड पे बना हुआ है। तो डीएल और आर दोनों इस बोर्ड पे बना हुआ है, इसका मतलब इस पूरे बोर्ड के परपेंडिकुलर ही होगा बी। अब परपेंडिकुलर किधर होगा, या तो इनसाइड होगा या तो आउटसाइड होगा। तो देखिए हमारे पास डायरेक्शन या तो इनसाइड आया या तो आउटसाइड आया। इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि इसका काम पड़ेगा आगे, डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही देखा जाएगा। अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला बना है इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो वेक्टर फॉर्म भी लिखना आपको आना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, देखिए डी बी वेक्टर लगा लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब देखिए करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो मैंने करंट को ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी दो हैं, एक है डी एल और एक है आर। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसी को एडजस्ट करना है इसमें। ठीक है, इसी को इसमें हमको एडजस्ट करना है। तो देखिए एक तो लिखने का तरीका ये है, ठीक है, एक लिखने का तरीका ये है कि मैंने डी एल लिख लिया, साइन थीटा लिख दिया, ठीक है, और आर का यूनिट वेक्टर यूज़ कर लिया। तो एक तरीका ये है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं अच्छा होता, क्योंकि इसका एक और तरीका है जो अच्छा होता है, उस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए क्या होता है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था दो वेक्टर और अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो वो ऐसे होते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस पूरे पार्ट को भूल जाइए, सिर्फ आगे देखिए लिखा हुआ है डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले पार्ट को देखिएगा, इसमें डी एल वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और आर वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए है मतलब डी एल है, बी नीचे लिखा हुआ है तो हमको एक बी ऊपर लेकर आना पड़ेगा। तो हमने एक आर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे एक आर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो नीचे आर क्यूब बन गया। तो अब डी एल और आर दोनों ऊपर आ गए और साइन थीटा भी ऊपर है। तो अब इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिख देंगे, डी एल क्रॉस आर लिख दिया, और नीचे एक आर एक्स्ट्रा आ गया था तो वो नीचे आर क्यूब लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो गया किसमें, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ। और यही बेटर होता है, क्यों,
क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने पर अगर वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसको ऐसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी करके, और अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको ए डॉट बी करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे कैसा लिखा है, डी एल क्रॉस आर, क्रॉस लगाया हुआ है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, डी एल हमेशा आगे लिखा जाएगा, आर हमेशा पीछे लिखा जाएगा। अगर आप आर को आगे लिख देंगे, डी एल को पीछे लिख देंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तब आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो आपको हमेशा डी एल क्रॉस आर ही लिखना है। तो ये तो हो गया बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में। अब हम लोग देखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में सबसे पहली इनकी जो एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, हमारे पास एक वायर है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, ये वायर है, मान लीजिए स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट वायर है, इसकी ये लेंथ है ए से लेकर बी तक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंडिंग है इसकी, और इसमें करंट जा रहा है आई। इस वायर से आर डिस्टेंस पर, ठीक है, इस वायर से आर डिस्टेंस पे, मान लिया ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, इसको कैपिटल आर लिखे दे रहे हैं हम। ये कोई पॉइंट पी है जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे तो है, लेकिन इसमें दो और ख़ास बातें हैं। क्या ख़ास बातें? देखिए, इस पॉइंट पी की टॉप से एक एंगल बन रहा है और बॉटम से एक एंगल बन रहा है। ठीक है, टॉप से जो एंगल बन रहा है उसको मान लिया मैंने फाई 1, और बॉटम से जो एंगल बन रहा है उसको मैंने मान लिया फाई 2। ठीक है, आर मैं छोटा सा लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हो गया मेरा फाई 2। ठीक है, ये डिस्टेंस आर थी। तो अब इस पॉइंट पी की तीन खासियतें हैं। पहली खासियत तो इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, दूसरा इसका टॉप से एंगल बन रहा है फाई 1 और बॉटम से एंगल बन रहा है फाई 2। जब तक कि एंगल नहीं पता होगा तब तक कि हम ये बता नहीं सकते कि ये पॉइंट पी है कहाँ एग्जैक्टली। ये पॉइंट पी की पोजीशन है, पोजीशन को ये तीन चीज़ें मिलकर बता रही हैं। कहने का मतलब ये है, अगर फाई 1 छोटा हो गया, फाई 2 बड़ा हो गया, इसका मतलब ये है ये पॉइंट पी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो देखिए आपका ये जो एंगल है फाई 1 ये छोटा हो जाएगा और फाई 2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फाई 1 और फाई 2 आपके पॉइंट पी की पोजीशन को बता रहे हैं, इसीलिए ये गिवन है। ओके, तो ये हमारे पास गिवन क्वांटिटीज़ हैं। अब हमको बताना है कि इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। थोड़ा सा ये टफ है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैलकुलस ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, करना क्या हमको बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प लेनी है और उसकी हेल्प से हम लोग इसमें निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ओके ओके,
देखिए इसको करने के तो ऐसे दो तरीके हैं, आप कर सकते हैं। एक तो आपके सिलेबस वाला है और एक डेरिवेटिव वाला है। जिसकी कैलकुलस में नॉलेज अच्छी है उसको दूसरा वाला तरीका भी अच्छा लगेगा। पहले दूसरे वाले से करते हैं, फिर कैलकुलस वाला जो तरीका बुक में है वो भी बात करेंगे उसकी। देखिए जैसे हमारे पास ये वायर है, ठीक है, और ये r डिस्टेंस पे हमारा कोई पॉइंट P है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो dl एज्यूम करना है। तो मान लिया मैंने छोटा सा यहाँ पे dl एक ले लिया, करंट जा रहा है I, तो I dl करंट एलिमेंट हो गया। और यहाँ से ये एक एंगल मैंने ले लिया, छोटा सा एंगल है जिसको मैंने बोल दिया थीटा, ठीक है। dl देखिए छोटा सा मेरा बना है, इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए सिलेबस वाला पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा। ये dl मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है, ठीक है, जानबूझ के बढ़ा लिया है। इसकी लेंथ मैंने ले ली है a और b के बराबर। ये a है, ये b है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस dl को मैं पूरा यहाँ तक बनाऊँ, देखिए ये जो AB है इसको अगर मैं पूरा यहाँ तक मिला दूँ ऐसे, तो यहाँ पे एक छोटा सा एंगल बन रहा है इस जगह पर। इस छोटे से एंगल को मैं बोल रहा हूँ d फाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाई 2 था, वो फाई 1 था, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एंगल लिया है d फाई, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो और ये मान लिया यहाँ से लेंथ कितनी है r। अब समझिएगा बात को, ये मैंने जो ए बी बनाया है, ये ए है, सॉरी ये ए है, ये बी है, ये लेंथ बहुत छोटी है। और अगर ये लेंथ बहुत छोटी है तो इससे जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये भी बहुत छोटा होगा, तो इसलिए मैंने इसको d5 बोल दिया है। और इस एंगल को मैंने थीटा माना हुआ है, क्योंकि हमारी जो बायोसेवर्ट लॉ है वो बताता है कि dl से आपको एक एंगल लेना है r का, ठीक है। तो ये मैंने एंगल लिया हुआ है। अब अगर हम इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl। मेरी लेंथ ये थी dl, मैं लिखे दे रहा हूँ आई dl साइन, एंगल मेरा कौन सा है, थीटा है, साइन थीटा, और डिस्टेंस मेरी क्या है, r, स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थीटा मैंने अपने पास से लिया है, स्मॉल r भी मैंने अपने पास से लिया है, dl भी अपने पास से ही लिया है। इन सबको हटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको तो वो क्वांटिटीज़ चाहिए जो हमारे इस गिवन क्वांटिटीज़ में है। कैपिटल R है, फाई 1 फाई 2 आना चाहिए, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेशन को। कैसे यूज़ करेंगे, अगर मैंने यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यूँ, इसको बोल दिया g, तो मेरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सेम हो जाएगी, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, सेम हो जाएगी। तो हम इसको निकालना चाहते हैं, ये जो BG है इसको निकालना चाहते हैं, ठीक है। पहले BG निकालते हैं फिर आपको बताते हैं। अब देखिए BG कैसे निकलेगा, वो इस छोटे से ट्रायंगल को अगर आप देखिए तो निकलेगा। इस छोटे से ट्रायंगल को अगर देखेंगे तो ये ट्रायंगल बना हुआ है यूँ, ये है B, ये है G, ये है A, ये है थीटा, ठीक है। ये 90 डिग्री हुआ और ये dl लेंथ है। तो मेरे पास हाइपोटेनियस है, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, साइन में आते हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BG, और हाइपोटेनियस क्या है dl, ठीक है। तो हमारी BG इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, dl साइन थीटा। तो देखिए हमारा जो dl साइन थीटा है उसकी जगह पे सीधे सीधे क्या आ जाएगा, BG आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास BG आ गया, ये है हमारा BG, ठीक है, ये ध्यान रखना है, B और G। अब जब BG आ जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, मैं कलर चेंज कर दूँ, ये जो बना हुआ है ये और ये, जब एंगल छोटा होता है, ये जब एंगल छोटा होता है तो हम इस BG को एक आर्क की तरह ट्रीट करते हैं, और ये लेंथ
और ये लेंथ दोनों सेम हो जाती हैं, तो हमारे पास फार्मूला बनता है आर्क अपॉन रेडियस वाला। तो हम लोग यहाँ पे आर्क अपॉन रेडियस वाला फार्मूला लगा लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा आर्क यहाँ पर क्या है, BG, ध्यान रखना है। तो मेरा एंगल विल बी, एंगल क्या है मेरा, d∅, विल बी आर्क अपॉन रेडियस, यानी BG अपॉन आर। ठीक है, तो d∅ विल बी इक्वल टू, BG की वैल्यू कितनी है, DL साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। d∅ की वैल्यू, ये जो d∅ हमने यहाँ पे लिया था उसकी वैल्यू हो जाएगी आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियस हमारी क्या है, स्मॉल आर। तो मेरे पास ये जो dl साइन थीटा अपॉन सिंगल r है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, d∅ आ जाएगा, सिंपल सा, और कुछ नहीं। अब देखिए एक स्मॉल r तो ख़त्म हो गया, चला जाएगा, हमको एक स्मॉल r इसके अंदर और बच रहा है, उसको हटाना है। उसको कैसे हटाएंगे, देखिए इस पूरे को देखिए, ये ऐसा जो बना हुआ है, नीचे बना लो थोड़ा सा, ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे C लिख देता हूँ, तो ये C है, ये A है, ये स्मॉल r है, और ये कैपिटल R है। ठीक है, और इस एंगल को मैं फाई बोल रहा हूँ। ठीक है, क्यों फाई बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उधर के ऊपर नीचे के एंगल फाई में लिखे गए थे, इसलिए फाई लिखा है, बाकी और कोई बात नहीं है, तो इसको मैं फाई बोल रहा हूँ। तो अगर देखिए ये 90 डिग्री है, स्मॉल r जो है वो इसकी हाइपोटेनियस हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। तो बेस और हाइपोटेनियस ट्रिग्नोमेट्री में किस में आते हैं, तो आप कहेंगे कॉस में आते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस फाई विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। समझ रहे हैं बात को मेरी। कॉस फाई की वैल्यू ये हो जाएगी, या स्मॉल r की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन कॉस फाई। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक। ओके, अब देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल के रख दी हैं, और ये सब मुझे इसके अंदर पुट करना है। कैसे निकाली ये भी आपको बता दिया, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा टफ है ये। अब देखिए क्या है, धीरे धीरे रखेंगे। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं करना है। dl साइन थीटा किसके बराबर है, BG के बराबर है। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे BG रख दिया, ये आपको समझ में आया इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया, अब ऐसे कर रहा हूँ, BG रख दिया। अब BG किसके बराबर है, ठीक है, BG बराबर है d∅ इंटू R के, तो मैंने BG की जगह पे लिख दिया d∅ इंटू कैपिटल R स्मॉल r, और नीचे r स्क्वायर था, तो r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू d∅ अपॉन स्मॉल r। अब बचा स्मॉल r की वैल्यू जो मैंने यहाँ निकाली है इसको पुट कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू d∅, स्मॉल r की वैल्यू है कैपिटल R अपॉन कॉस फाई, तो कैपिटल R अपॉन कॉस फाई, तो कॉस फाई ऊपर चला जाएगा। बस यहाँ तक हमारा काम हो गया। ये हमारे सिलेबस में, हमारी बुक्स में इसी तरह से इसको कराया जाता है, तो मैंने इसको ऐसे बता दिया। दूसरा तरीका भी अभी बताऊँगा, वो थोड़ा सा हमको आसान लगता है इसलिए क्योंकि जो जिनकी मैथमेटिक्स या जिनकी कैलकुलस अच्छी है वो उनको अच्छा लगेगा। फ़िलहाल पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ये आ गया। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें, यानी मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dB को इंटीग्रेट करेंगे तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, R भी बाहर आ जाएगा, I भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होना है, कॉस फाई d∅ का, क्योंकि यही हमारे पास वो क्वांटिटी हैं जो वेरिएबल हैं। ठीक है, देखिए जो फाई है ये चेंज हो रहा है, फाई ही तो चेंज होगा आपका। ये फाई जब अगर इस पॉइंट को dl को आप नीचे कर दोगे तो आपका फाई और बड़ा हो जाएगा, इसको आप dl को आप ऊपर ले जाओगे तो फाई आपका इधर का आ जाएगा।
तो आपका फाई चेंज हो रहा है। तो फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो फाई की लिमिट आपकी जाएगी ऊपर जाएगी फाई 1 तक, नीचे जाएगी फाई 2 तक। तो देखिए नीचे जा रही है, नीचे जा रही है मतलब निगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है वो, उसको निगेटिव में लिखा जाएगा। तो लिमिट मुझे लिखनी पड़ती है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगी नीचे की लिमिट -φ2 और ऊपर की लिमिट लिखेंगे φ1। अब इसको मुझे सिर्फ इंटीग्रेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो μ0I/4πr और cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई -φ2 और ये φ1। अब हमको लिमिट रख देनी है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो μ0I/4πr अपर लिमिट रखेंगे तो sin φ1, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -φ2। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, तो हमारे पास बचेगा μ0I/4πr sin φ1 प्लस साइन φ2। ये हमारा फॉर्मूला बना और ये हमें याद रखना है। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है इसके अंदर? ये हमारे पास स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इस वायर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिसका टॉप से एंगल φ1 है और बॉटम से एंगल φ2 है। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी μ0I/4πr इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। डायरेक्शन देखना है हमको, अगर तो करंट यूँ जा रहा है, अगर मान लेते हैं करंट यूँ जा रहा है और पॉइंट P मेरा इधर है, तो सेम वही रूल, राइट हैंड पाम रूल। अंगूठे को किस तरफ रखेंगे? करंट की तरफ, और अपनी उंगलियों को उस तरफ रखना है, उस तरफ ले जाना है जिस तरफ पॉइंट है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अपनी उंगलियों को उस तरफ लेकर चले गए तो मेरी हथेली जिस तरफ फेस कर रही होगी, मेरा पाम जिस तरफ फेस कर रहा होगा, वो होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस केस में हम लोग देखें तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनसाइड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसी को अगर दूसरे तरीके से करना हो, वो थोड़ा सा सिंपल है, मैथमेटिक्स वालों के लिए बताता हूँ, देख लीजिए एक बार। अल्टरनेट मेथड, ये हमारे पास वायर है, डिस्टेंस इसकी r है, ये पॉइंट P है। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक कट लगा लिया जिसकी लेंथ dl है, और यहाँ से ये मान लिया एंगल बना रहा है फाई, ठीक है। और ये जो dl कट लगाया है ये मान लेते हैं हमने लगाया है l लेंथ पर, l लेंथ के बाद, मतलब यहाँ से इस पॉइंट C से l लेंथ के बाद हमने कट लगाया है ये। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस है जिसको हम अगर स्मॉल r बोल दें, तो ये r अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो ये r किसके बराबर होगा? ये r बराबर होगा मेरा, ठीक है, ये कैपिटल R था, ये क्या होता है? ये है तुम्हारा बेस। अब अगर ये तुम्हारा बेस है और ये हाइपोटेनियस है तो हमको निकालना है, तो कितना आएगा? निकाल के मैं बता देता हूँ, इसे डायरेक्टली आपको मालूम होना चाहिए। ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। बेस हाइपोटेनियस किस में आते हैं? कॉस में आते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी फाई है, कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो r इज इक्वल टू r अपॉन कॉस फाई, अब 1 अपॉन कॉस फाई क्या होता है? सेक फाई, तो इसको आप सेक फाई लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू r सेक फाई, ठीक है। अब इसको बार बार करना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया। ये एंगल मुझे अगर मालूम हो जाए तो काम चल जाएगा। देखिए ये एंगल बड़ा सिंपल है, अगर ये फाई है तो ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस फाई। अगर ये 90 माइनस फाई है तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 90 प्लस फाई। कैसे हो जाएगा भाई? दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा ना, तो आप करके देखिए, आपको ये 90 प्लस फाई आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं तो dB इज इक्वल टू μ0
आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन 90 प्लस फाई अपॉन डिस्टेंस क्या है आर, आर किसके बराबर है, आर सेक के बराबर है, तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए हमको काम क्या करना है, मुझे सेक को हटाना है। ठीक है, साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तो आपको पता होगा साइन 90 प्लस थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस थीटा के, तो ये कॉस फाई हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली कॉस फाई हो गया और फाई भी है। हमें यहाँ से कॉस को रिड्यूस करना है, कैसे कर सकते हैं देखिए, देखिए क्या तरीका है। डीएल भी हमें हटाना है ना, क्योंकि डीएल भी हम लेकर आए अपने पास से। कैसे करेंगे देखिए, टैन थीटा अगर हम लोग लगाएं यहाँ पर, टैन थीटा मतलब टैन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे एल भी हटाना है ना, तो बेस क्या है एल। ठीक है, बेस क्या है एल, हाइपोटेन्यूज क्या है आर, कैपिटल आर, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस लगाना मुझे। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपकी ये है, बेस ये है, तो एल अपॉन आर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू आर टैन फाई। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इसको दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है ये मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे। यानी एल को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। एल को अलग डिफ्रेंशिएट करना मतलब एल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा डीएल, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एल को डिफ्रेंशिएशन सीधे डीएल, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये फाई है तो डी फाई बन जाएगा, फाई है तो क्या हो जाएगा डी फाई। लेकिन फाई जिसमें लगा है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस में लगा हुआ है, टैन में लगा हुआ है, तो टैन फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो जिसको मालूम होगा वो जानता होगा सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर फाई, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई है। अब देखो जो डीएल की वैल्यू आई है ये, इसको उठा के इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और डीएल की जगह पे आ जाएगा आर सेक स्क्वायर डी फाई इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉस फाई इंटू डी फाई, और अच्छा एक आर बचेगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक आर ये हो गया। अब देखिए ये जो है बिल्कुल वैसा ही बन गया है जैसा भी ऊपर बना था। ये वाला पार्ट। ठीक है, देखिए डी फाई कॉस फाई अपॉन आर, डी फाई कॉस फाई अपॉन आर वही बना है। अब हमको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, बाकी काम आपको पता है पीछे वाले की तरीके से करना है, बस इसमें थोड़ी सी ये बात अलग थी, ये मैथमेटिक्स इसकी अलग थी। ओके ओके, अब देखिए फार्मूला तो हमारा बन चुका है। क्या बना था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, नीचे आर था, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब इसमें 2-3 केसेस आप समझ सकते हैं। पहला केस, अगर हमारा वायर यूं है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, इसमें करंट आई जा रहा है। हॉरिजॉन्टल रखा हुआ क्या है, आप मान के चलिए ये वायर है और इस वायर की एक्सिस पर कहीं पॉइंट है, यहाँ पर कहीं पॉइंट है, टॉप पर है या बॉटम पे कहीं पे, ऐसे यहाँ पे कहीं अगर पॉइंट P है। ठीक है, तो अब इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, देखिए तरीका मेरे पास वही है। यहाँ पे मैंने कट लगाया dl और इसकी डिस्टेंस यहाँ से मान ली हमने स्मॉल r। ठीक है, मान लो स्मॉल r डिस्टेंस पे हमारा वो पॉइंट P है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस P पॉइंट पर, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल
साइन थीटा। अब देखिए थीटा कितना होगा, देखिए DL और R दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो DB हमारा कितना आ जाएगा 0। DB 0 आया है तो सारे जितने भी DL आप इसके अंदर लेंगे सबका DB कितना आएगा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। तो आपको ये बात याद रखनी है, कोई भी पॉइंट अगर किसी वायर की एक्सिस पर है या वायर के ऊपर ही है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी 0। दूसरी बात, हमारा ये वायर है और मान लेते हैं ये वायर मेरा हो गया इनफाइनाइट है, तो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हमको नहीं पता, इतना ध्यान रखना है। और वो वायर कहीं पर यहाँ है, मतलब पॉइंट जो है हमारा जिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो यहाँ पर कहीं है। अब इस P पॉइंट के बारे में सोचिए, अगर ये वायर की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये वाला जो φ1 एंगल है ये बढ़ता जाएगा और φ2 एंगल जो है ये भी बड़ा होता जाएगा। बड़ा होते होते कितना जाएगा, तो बड़ा होते होते इट अप्रोचेस टू 90 तक चला जाएगा। देखिए आप फिर से सोचिए, अगर मैंने इसको और बड़ा कर दिया तो और बड़ा हो गया, और बड़ा कर दिया तो और बड़ा हो गया, तो ये φ1 कितना जाएगा 90 तक जाएगा, 90 से ऊपर नहीं जाएगा, 90 तक चला जाएगा। इसी तरीके से φ2 कितना जाएगा 90 तक। तो अगर हमारा इनफाइनाइट वायर है, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होगी, फार्मूला तो हमारा वही है μ0I/4πr साइन φ1 की जगह पे 90, साइन φ2 की जगह पे 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 = 2, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी हो जाएगी μ0I/2πr। ये जो केसेस में आपके फार्मूले चल रहे हैं ये आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल हमारे इन्हीं फार्मूले से होंगे मोस्टली। इनफाइनाइट वायर के लिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो μ0I/2πr होती है। किसी वायर के एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0। तीसरा केस अगर लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं कि मान लें हमारा कोई वायर है, इनफाइनाइट है, लेकिन जो पॉइंट हमारा है वो उसके एक एंड पर है। एंड मतलब स्टार्टिंग पे एंडिंग पे कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है लेकिन इसका एंडिंग नहीं है, एंडिंग नहीं है मतलब ये वाला जो एंगल है φ2 वाला जो एंगल है वो 90 को अप्रोच कर रहा है, और जो φ1 वाला एंगल है वो हमारा 0 डिग्री हो गया। क्यों 0 डिग्री हो गया, क्योंकि हमारा जो है पॉइंट जो है वो टॉप पर ही बैठा हुआ है ना, टॉप के साथ में है, तो टॉप के साथ में तो φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। तब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी μ0I/4πr, φ1 की जगह पे 0, φ2 की जगह पे 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0I/4πr। ठीक है, μ0I/4πr। एक केस मैं आपको और अलग से बताना चाहता हूँ, हालांकि न्यूमेरिकल तो आपको शायद ही मिले उसके, लेकिन फिर भी देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये एक वायर है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, ये कंडीशन है इसकी, फाइनाइट लेंथ का वायर है, लेकिन इस बार जो पॉइंट है वो यहाँ है r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये इसके एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये वाला एंगल φ1 और ये वाला एंगल φ2। ठीक है, इस बार दोनों एंगल मेरे पॉजिटिव हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाली थी अभी पीछे, तो वो थी μ0I/4πr, और जब लिमिट रख रहे थे हम लोग तो लिमिट देखिए ये आया था मेरा, लिमिट हम लोग को रखनी थी यहाँ पे φ1 और नीचे था φ2 निगेटिव का। यहाँ पे φ2 निगेटिव का नहीं है, ध्यान रखना ये है। चलिए अच्छा, इसको आप φ1 बोल दीजिए और नीचे वाले को, टॉप वाले को हम लोग φ1 लिखते हैं ना, तो इसको φ2 बोल दीजिए। तो हमारा जो इस बार φ2 है वो भी ऊपर ही है, नीचे नहीं है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी μ0I/4πr साइन φ1 माइनस साइन φ2, ये फार्मूला आ जाएगा इसके लिए। लेकिन ये फार्मूला हमको सिर्फ उसी केस में यूज़ करना है जिसमें हमारा फाइनाइट लेंथ का वायर हो और पॉइंट जो है वो किसी भी एंड पे ना हो, है ना, मतलब किसी भी एंड पे नहीं, एंड के बाहर है।
तब उसमें फार्मूला हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का इस तरीके से यूज़ करते हैं और आंसर निकालते हैं। ओके, तो हम लोगों ने इसको ख़त्म कर लिया है। इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर एक इसकी एप्लीकेशन बचेगी, वो अगली क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल इसके बेसिस पर ज़रूरी है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास एक स्क्वायर है, जिसकी साइड ए है और इसमें करंट यूं चल रहा है ऐसे, आई। ठीक है, ये इसके डायगोनल हैं और ये इसका मिड पॉइंट हुआ, जिसको हम ओ बोल रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो हमको बतानी है। ठीक है, बता लेंगे, कोई बहुत टफ काम नहीं है, सिंपल है। अब समझिए, हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का फार्मूला मालूम है वो सिर्फ सिंगल स्ट्रेट वायर से है। इसमें सिंगल स्ट्रेट वायर नहीं है, इसमें 4 स्ट्रेट वायर हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 है। तो चारों के लिए हम लोग को अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, 4 स्ट्रेट वायर अलग अलग देखेंगे हम लोग, चारों के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, विद डायरेक्शन, उसके बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी। तो अगर इसको हम नाम दे दें, ये हो गया ए बी, तो ए बी एक अलग वायर है, फिर बी सी एक अलग वायर है, सी डी एक अलग वायर है और डी ए एक अलग वायर है। ठीक है, तो पहले ए बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास देखिए फार्मूला क्या है, जो ऊपर पढ़ा है वही फार्मूला है। तो इसमें देखिए ध्यान से, हमें चाहिए ये डिस्टेंस, पॉइंट ओ की यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, ये हमको चाहिए। सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखिए ये साइड की लेंथ कितनी है, ए है, तो ये तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये आधी होगी। कितनी होगी, a/2 होगी। डिस्टेंस मालूम हो गई। अब हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए। स्क्वायर के केस में ये एंगल भी आसान है। कैसे आसान है, देखिए जो डायगोनल्स होते हैं वो स्क्वायर के एंगल्स को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये पूरा एंगल जो होता है, ये जो पूरा एंगल होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये 45 हो गया। अगर ये 45 हुआ, ये 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा, 45। इसी तरह यहाँ पे देखोगे तो एंगल कितना आएगा, 45। तो एंगल भी मालूम हो गया। ठीक है, तो बस हम लोग सीधे फार्मूला लगाते हैं, μ0I/4πr। आर की जगह पे डिस्टेंस कितना है, a/2 डिस्टेंस है, ध्यान रखना है इस बात का, a/2 इंटू साइन फ़ाई1 की जगह पे कितना है 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 2 ज़ा 4, मतलब μ0I/2πa, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इधर भी 1/√2, इधर भी 1/√2, तो 1/√2 कितना हो गया, 2/√2, 2/√2। ठीक है, देखिए ये 2 से 2 तो चला गया मेरे पास। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो ए बी की वजह से जो आई है वो है μ0I/√2 टाइम्स पाई इंटू ए। अब हमको सिर्फ इसका डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन भी निकालना है, साथ साथ निकालते हुए चलना है, क्योंकि नेट नहीं है ये तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ए बी की वजह से आई है। अब देखिए डायरेक्शन का क्या तरीका है, डायरेक्शन को मैंने आपको बता के रखा है। ठीक है, करंट मेरा किस डायरेक्शन में है, करंट मेरा जो है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अपने अंगूठे को उसके डायरेक्शन में रखना है। अब अपने अंगूठे को उसके डायरेक्शन में रखेंगे तो मेरा अंगूठा जाएगा इस तरफ, क्योंकि करंट इस तरफ है।
ठीक है। और अपनी हथेली को किधर ले जाना है, अपनी उंगलियों को किधर ले जाना है, पॉइंट ओ की तरफ। तो पॉइंट किधर है, ऊपर की तरफ है। तो मेरी हथेली किधर फेस कर रही है, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कमिंग आउट है। तो मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट है किसकी वजह से, ए बी की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डॉट, डॉट का मतलब कमिंग आउट। डायरेक्शन मालूम हो गया। अब हम लोग निकाल लेंगे बी सी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी। अब देखिए बी सी में भी यही आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो a/2 ही रहेगा, ये एंगल और ये एंगल भी 45 ही रहेंगे। इसका मतलब यही आना है, तो सेम ही आएगा। तो हम सेम लिखे दे रहे हैं, μ0I/√2 टाइम्स पाई इंटू ए। सिर्फ डायरेक्शन देखना पड़ेगा। बी सी पे ध्यान रखिएगा, बी सी में करंट देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरी उंगली, मेरा अंगूठा किधर रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ है, पॉइंट किधर है, इस तरफ है। पॉइंट अगर इस तरफ है, इसका मतलब हमारी हथेली किधर फेस कर रही है, कमिंग आउट। ठीक है, आप खुद भी करके देखिए। ठीक है, कैमरे में आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन आप खुद भी करके देखा करिए। अंगूठे को किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में यूँ जाएगा। फिर अपनी उंगलियों को किधर ले जाना है, पॉइंट ओ की तरफ। तो पॉइंट किधर है हमारा, ओ किधर है, इस तरफ है। तो मेरी हथेली किधर फेस कर रही है, मेरी तरफ फेस कर रही है हथेली, यानी कमिंग आउट फेस कर रही है। तो कमिंग आउट फेस कर रही है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, डॉट। सेम इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे किसको, सी डी को, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी। सी डी में भी आएगा तो वैल्यू तो यही आएगी, यानी कि √2 टाइम्स पाई इंटू ए ही आएगा। सिर्फ हमें डायरेक्शन देखना है, बस डायरेक्शन देखना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, सबका देखेंगे डायरेक्शन। अब सी डी में देखिए करंट कैसे है, करंट है यूँ, लेकिन मेरा पॉइंट किधर है, नीचे की तरफ है। तो ऐसे देखेंगे, ठीक है, पॉइंट मेरा नीचे की तरफ है। तो अब मेरी हथेली किधर फेस कर रही है, मेरी तरफ फेस कर रही है, यानी कमिंग आउट कर रही है। तो कमिंग आउट वाला हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग डॉट लगा लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, डी ए। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ए, वैल्यू यही आनी है, μ0I/√2 टाइम्स पाई इंटू ए। डायरेक्शन देखना है सिर्फ। तो डायरेक्शन देखिए, करंट किधर है, नीचे की तरफ। तो अंगूठा मेरा किधर हो गया, नीचे। पॉइंट मेरा किधर है, पॉइंट मेरा इस तरफ है। तो मुझे इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, और इस तरफ जाके देखेंगे तो मेरी हथेली किधर जा रही है, आउटवर्ड जा रही है। तो इसमें भी कैसी जा रही है, आउटवर्ड। तो इसमें भी मैंने क्या लगा लिया, डॉट। अब अगर सारे एलिमेंट जो हैं, सारे स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली, सबका डायरेक्शन देखेंगे, सबका डायरेक्शन सेम है, डॉट डॉट सब में लगा हुआ है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सबको ऐड करने पर आएगी। वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर लो, तो सबको ऐड करना है। अब सेम वैल्यूज़ को ऐड करना मतलब कितनी बार ऐड करना है, उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 बार ऐड करना है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ μ0I/√2 इंटू पाई इंटू ए। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को, यानी स्ट्रेट वायर के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके, हमारा एक एप्लीकेशन में एक टॉपिक बचा हुआ है। आज टाइम की मेरे पास थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम उसको अगली क्लास में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही।